हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बुलेट पर। हम आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सॉल्यूशन कर रहे थे, उसी में आज हम पेपर के सॉल्यूशन में एनएफएल का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेपर 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये पेपर में आपके टोटल जो थे वो थे 150 क्वेश्चन, जिनमें 100 क्वेश्चन जो थे आपके वो थे टेक्निकल एंड जो 50 क्वेश्चन थे वो थे नॉन टेक्निकल। तो ये जो आपके 100 क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर कर सॉल्यूशन करेंगे। इनमें हम फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट में 25 एंड थर्ड पार्ट में 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बुलेट को शेयर ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स में सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बड़ी स्मार्ट अप्रोच के साथ इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और इस पेपर के सॉल्यूशन को आप देखकर बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि बीजेटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और इसके 3 जो टर्मिनल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टर, बेस एंड एमीटर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ए। आप बोलेंगे ड्रॉन सोर्स गेट, ये किनके टर्मिनल होते हैं? तो आप इसमें एफएटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आ जाएगा। एनोड कैथोड किसके होते हैं? तो आप बोलेंगे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के होते हैं। तो ये आपको कई क्वेश्चन जो पुटअप आगे हो सकते हैं उनको भी ये सिखाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कार्य के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उदाहरण नहीं है? आप सभी जानते होंगे कि जब हम किसी भी मशीन पर कार्य कर रहे हों तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम सही तरीके से सही उपकरणों का यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए पीपीई किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें हमारी सुरक्षा से जुड़े इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन से ही हम इसे हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है चश्मा। तो आपका जो सेफ्टी गोगल्स होता है ये ज़रूर आपकी आँख की सुरक्षा के लिए। हार्ड हेड, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यह अगर मैं आपको बताऊं तो इसे हम एक्चुअल में हेलमेट, आपने सुना होगा, हेलमेट हो गया। रबड़ के दस्ताने हाथ की सुरक्षा के लिए। खुले पंजे वाले जूते, खुले पंजे वाले जूते यूज नहीं किए जाते, बंद पंजे वाले जूते यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उत्पादन स्टेशन जो कोयला के दहन की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, इसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में जो पानी की, वाटर की स्थिरज ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा में बदल कर करते हैं। नाभिकीय यूरेनियम का उपयोग करके हम करते हैं। ज्वारियों में ज्वार भट्टाएं जो टाइडल होती हैं उनका यूज करके करते हैं। तो ऑप्शन, आज लगभग 67% इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो ये आप ज़रूर याद रखें भारत में। और कोयले के लिए ही आप जानते होंगे कि एनसीएल में अभी वैकेंसी आई हुई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में सन ट्रैप कॉइल का क्या उद्देश्य? सर्किट ब्रेकर आप सभी पढ़ते होंगे कि इनकी रेटिंग एमवीए में होती है
मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। और यह बहुत आज आप अपने आसपास यूज करते हुए देखते होंगे। तो सर्किट ब्रेकर में जो सन ट्रिप कॉइल होती है इसका उपयोग होता है। ये एक रिमोट कंट्रोल कि भाई कोई मेन कॉइल अगर ट्रिप नहीं होती तो इसे भी हम ट्रिप कर सकते हैं। तो सर्किट ब्रेकर को किसी दूसरे स्थान से अगर हमें करना हो बंद या ट्रिप कराना हो तो हम आसानी से करते हैं। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है विद्युत सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर GFCI का क्या उद्देश्य है। आप सभी जानते होंगे कि ELCV अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आपकी सुरक्षा के लिए ही यूज किया जा रहा है। वैसे ही आपका जो है वो GFCI भी यूज किया जाता है, जो आपकी सुरक्षा सेफ्टी के लिए ही उपयोग होता है। एक्चुअल में ये सर्किट में कितनी जो विद्युत है वो गई और कितनी वापस हुई उसकी जो तुलना करता है उसी पे। अगर इसमें कोई डिफरेंस दिखता है तो ये तुरंत प्रचालित हो जाता है। तो ये विद्युत के हमें झटके से बचाने में सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन आते हैं विद्युतीय रखरखाव करते समय उपयुक्त वोल्टेज रेटेड टूल्स और उपकरणों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभी याद रखें कि जब भी आप किसी मशीन या उपकरण का यूज़ कर रहे हों तो आप प्रॉपर रेटेड वोल्टेज टूल्स या इक्विपमेंट का ही उपयोग करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आप सही पर्सपेक्टिव में काम कर पाएंगे, सही फील्ड पे काम कर पाएंगे। तो आपको झटके या जोखिम से बचाने के लिए तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक प्रणाली में सुपर एनेमल्ड तावी के तार का आकार निम्नलिखित में से। आप सभी जानते हैं कि आज हम अगर बात करें तो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज की अगर हम बात करें तो इससे हम वायर का साइज नापते हैं। अमेरिका में बात की जाए तो AWG अमेरिकन वायर गेज, तो इसका जो हम यहाँ पे व्यास है वो हम mm में लिया करते हैं। और याद रखें 0 से 36 SWG तक इसमें खांचे बने हुए होते हैं जिसमें हम साइज को नाप सकते हैं। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जितना छोटा नंबर होगा उतना ही मोटा वायर होगा, तो ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है तो इज द राइट आंसर। बाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस तार का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि मोटर्स में जब हम बाइंडिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक अच्छे वायर्स की उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो, है ना, कॉपर लॉस बहुत कम हो, है ना। तो इसके लिए हम सुपर एनेमल्ड वायर का उपयोग करते हैं, सुपर एनेमल्ड वायर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल मोटर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल मोटर आप जानते हैं कि हाई स्पीड मोटर होती है। यह एक DC सीरीज मोटर का ही रूप होती है, DC सीरीज मोटर का ही एक रूप होती है। और इस मोटर को हम AC एंड DC दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं, AC एंड DC दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसको हम जिसका ये जो अदर नेम है वो है AC सिंगल फेज सीरीज मोटर, इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यह प्रतीक किस पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो आपको बताना होगा। तो आपको अगर ये सिंबल अगर पहचान पा रहे होंगे तो MT मैन टर्मिनल 1 मैन टर्मिनल 2 और गेट, तो ये होता है ट्राइब का। और अगर हम बोले सर कि अगर हमें डायक का चाहिए तो यहाँ से ये गेट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा डायक का। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांसफर और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे हम चलते हैं वायरिंग
इंस्टॉलेशन में सुरक्षा सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वायरिंग इंस्टॉलेशन में तो आप जानते होंगे कि एक आपके लिए नियंत्रक के तौर पर सेफ्टी के लिए, तो आपसे अगर हम बातें सेफ्टी एसओ सीरीज में आती है तो वो आता है आपका फ्यूज। क्या आ जाएगा? फ्यूज। आगे चलते हैं। आगे है घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति को क्या हम बोलते हैं? तो आपने सुना होगा कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है, तो वो ही होती है सिंक्रोनस गति। बोलिए सर ये, तो ये होती NS बराबर 120 F/P। इस फॉर्मूले से हम उसे ज्ञात कर पाते हैं, उस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पोल पिच क्या है? तो दो असमान पोलों के बीच की दूरी को ही तो हम पोल पिच कहते हैं। तो ये जो होता है वो होता है आर्मेचर में स्लॉटों की कुल संख्या बटे पोलों की संख्या ही क्या कहलाती? पोल पिच कहलाती है। अगला है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिया गया सर्किट क्या किसको निर्देशित कर रहा है? तो आप अगर बताएं हम, तो ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ये कंट्रोल सर्किट है। आपने इसका पावर सर्किट ज़्यादातर यूज़ देखा होगा, लेकिन इसका ये कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, कपलन टरबाइन का उपयोग विद्युत संयंत्र में किया जाता है। आप जानते होंगे कपलन टरबाइन का जो उपयोग है वो आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट में किया जाता है। ये एक प्रकार का प्रतिक्रिया टरबाइन है, रिएक्शन, और इसी में आपने एक और पढ़ा होगा फ्रांसीसी टरबाइन, वो भी इसी की कैटेगरी में आती है। ये लो हेड के लिए उपयोग किए जाते हैं, अर्थात 60 मीटर तक ये उपयोग किए जाते हैं। एक आपका आता है पेल्टन जो आवेग टरबाइन है, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर उपकरण होता है जो निम्नलिखित में सर्किट को जोड़ने और तोड़ने अलग सक्षम होता है, मतलब जोड़ भी सकता है तोड़ भी सकता है। तो ये याद रखेंगे, ये सामान्य स्थिति में भी चलता है और असामान्य, दोनों स्थिति में कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि ये बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। पैनल बोर्ड पर बहुत ही नया क्वेश्चन है और ये डाटा बेस है, तो आपको इसका डाटा जरूर याद रखना होगा। पैनल बोर्ड पर वायरिंग करते समय सभी नंगे ऑब्लिक खुले कंडक्टरों को मजबूती से इस तरह फिक्स किया जाना चाहिए कि विपरीत ध्रुवता या चरणों के कंडक्टरों के बीच निम्नलिखित खालिस्तान की न्यूनतम दूरी रखी जाए। तो कंडक्टरों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। वो कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे कि वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। और ये डाटा है, ये डाटा आपको जरूर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्चतम प्रारंभिक बल गुण देगी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्चतम प्रारंभिक बल गुण? ज़्यादातर व्यक्ति डी की तरफ जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होती है बहुत लगभग स्टार्टिंग टॉर्क और अदर मोटर से 400% एक्स्ट्रा दे सकती है। तो कैपेसिटर जिसमें हम ये सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर की ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ज़रूरी था, राइट आंसर होगा। आप याद रखेंगे शेडेड पोल मोटर जो कि आप देखते होंगे कि इस मोटर का जो यूज है वो हम स्मॉल फैन, हेयर ड्रायर, टॉय जो हो गई उनमें करते हैं और इसकी बहुत कम होती है, 5 से 35% इसकी दक्षता होती है। आगे हम चलते हैं। आगे है अधिक क्षमता वाले केंद्रीय भाप बिजली संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से किस ट्यूब
बॉयलर का उपयोग किया जाता है। इस पे आपके अलग अलग कई जन, लेकिन आप अगर एक चीज़ समझें तो आपने एक फायर ट्यूब बॉयलर पढ़ा होगा, जरूर ही पढ़ा होगा। फायर ट्यूब बॉयलर है ना, तो याद रखें वो बोल रहा है अधिक क्षमता वाले केंद्रीय भाप बिजली संयंत्र के लिए किस प्रकार के ट्यूब बॉयलर का, है ना। दो प्रकार के होते हैं, एक फायर ट्यूब बॉयलर, एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसमें हम जो लेते हैं एक्चुअल में आप स्टीम की ओर जाएंगे, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर का ही यूज होता है। एक्चुअल में हम वाटर को ही तो गर्म करते हैं जब ही जाके स्टीम बनती है। इधर सी इज द राइट आंसर जाएगा। अगला आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सर, अगला है निम्नलिखित में से प्रतीक क्या दिखाता है। तो भैया निम्नलिखित में से आपने लॉजिक गेट पढ़े होंगे और ये नॉट का सिंबल है। इसे हम ये विपरीत गेट भी इसे बोलते हैं हिंदी में, है ना, या इनवर्स गेट भी हम इसे बोला करते हैं। आपने अगर मैं आपको बताऊं तो और गेट का सिंबल जो देखा होगा वो होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हुआ करता है, ए बी एंड हम यहाँ पे पाए। आप अगर बोलें कि एंड का, तो एंड का कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और अगर हम बात करें नॉर की, तो नॉर का कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो मैंने आपको एक के साथ चारों के बता दिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिक अर्थात चोक का उपयोग किया जाता है। आपने चोक देखी होगी, फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपको ये लगी हुई दिखाई देती है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो एक्चुअल में करंट को, क्योंकि ये एक इंडक्टिव कॉइल है और इंडक्टिव कॉइल करंट परिवर्तन का विरोध करती है, करंट का। तो एग्जैक्टली ये करंट सप्लाई को कम कराती है। अगले आते हैं विद्युतीय आग के लिए निम्नलिखित में से अग्निशामक यंत्र। आपको विद्युत से लगी अगर आग बुझानी है तो के लिए आप एक तो आप हेलोन कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं। फॉर्म टाइप कभी ना करें या जल, क्योंकि ये विद्युत के सुचालक हैं या आपको झटके भी लग सकते हैं। यानी निम्नलिखित में से हाथ उपकरण या औजार का उपयोग किया जाता है। द विलो हैंड टूल इज यूज्ड फॉर। तो आपको मैं बता दूं, ये है आपकी राफ्स कट रेती। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये है राफ्स कट रेती, और इसका उपयोग लकड़ी के कार्यों के लिए हम बखूबी करते हैं। ये एक्चुअल में पूरी गोल नहीं होती है, ये हाफ होती, मतलब अर्ध गोलाकार होती है। अगर आपको धातु को काट या करना है, धातु के लिए यूज करना है, तो वो आप कर सकते हैं सिंगल कट रेती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती। आपको मैं बता दूं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर एक ही करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। उसी पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसी पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटा सा, मैं हल करवा देता हूँ। 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर निम्नलिखित में से आवृत्ति होगी। तो मैंने अभी आपको पढ़ा के आया हूँ कि NS बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। बोले सर फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब F बराबर NS इंटू पी बाय 120। पुटअप करते हैं फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। F चाहिए है और ये है आपके कितने हैं, तो NS की वैल्यू है 1200 इंटू 4 पोल हो गए और 120, ये चला जाएगा 10 बार और ये हो जाएंगे 40 हर्ट्ज। ये कुछ डाटा है जो आपको, ये तो ठीक है 40 हर्ट्ज पर अगर आप हैं
तो आपको 50 हर्ट्ज पर याद रख लेने चाहिए। जैसे 2 पोल के लिए 50 हर्ट्ज के लिए 3000 आरपीएम, 4 पोल के लिए आपको 1500 आरपीएम, ये सभी आपको याद रखने, 1000 ऐसे करके आपको याद, जिससे कि आप पेपर बहुत कम समय में और क्वेश्चन के लिए टाइम दे पाएँ, ना कि ऐसे आप ये फॉर्मूलों में रखें। ये तो मैंने करके दिखा दिया है आपको, एग्जैक्टली आपकी ये मन में ही हो जाना चाहिए अप्रोच कि ऐसे, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगले आते हैं, एक जिंक प्लेटेड या क्रोम स्टील रेल का नाम बताएं जिसका उपयोग नियंत्रण पैनल के अंदर स्क्रू का उपयोग किए बिना एमसीबी, कंट्रैक्टर और ओएलआर जैसे नियंत्रण सहायक उपकरण को माउंटेन कराने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में मैं इसका जो है वो आपको फोटो नहीं ला पाया, मैं यहाँ पे इमेज लाता तो बता पाता। DIN रे, ये आपको बहुत दिखेगी, इसमें आपको कोई भी आपने देखोगे एमसीबी, कॉन्ट्रैक्टर, ओएलआर आसानी से लगे हुए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है अस्थायी विद्युतीय वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायरिंग की सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा अस्थायी वायरिंग के लिए आपको क्लीट वायरिंग आती है एक प्रकार की, ये बाकी आपकी कंड्यूट वायरिंग हो गई, पीवीसी केसिंग केपिंग हो गई या कंसील्ड वायरिंग, ये सभी आपके स्थायी वायरिंग में आती हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ेगा, अगला है उस प्राइम मूवर का नाम जो विद्युत संयंत्र में भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराता है। भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराता है। तो आप सभी जानते होंगे टरबाइन। क्या आता है? टरबाइन। ये क्या आ जाएगा आपका? टरबाइन। ये किसका भाग है? ये बोलोगे आप हाइड्रो पावर प्लांट का। इकोनोमाइजर, बॉयलर, ये सभी आपके थर्मल पावर प्लांट के भाग हैं। ये तो केमिकल एनर्जी को ही केमिकल कन्वर्ट कर रहे हैं। टरबाइन आप अल्टरनेटर बोले तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर जो आपको कोर बनानी है, एग्जैक्टली आपको ये समझना है कोर। तो आर्मेचर कोर बनाने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। अगर हमें बाइंडिंग करनी होती तो हम बताया मैंने पीछे कि सुपर एनेमल्ड वायर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च वोल्टेज के लिए संचरण में निम्न में से किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि हम 33 kV तक पिन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन आप सस्पेंशन इंसुलेशन जिसे डिस्क इंसुलेटर भी कहते हैं, हाई वोल्टेज लाइनों में आपको ये जरूर दिखाई देगा। स्ट्रैन कहीं मोड़ ना हो, स्ट्रैन इंसुलेटर का वहाँ हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से ये आपको उपकरण दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो इसे हम बोलते हैं पिंसल। लकड़ी से खीली निकालना हो तो वहाँ पर हम हुक बनाना हो तो राउंड नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। साइड कटिंग प्लायर का, छोटी छोटी वायर्स को काटना हो तो साइड कटिंग प्लायर का, या जिमलेट का आपने उपयोग देखा होगा। जिमलेट का कहीं पर छेद अगर छोटा करना है तो वहाँ पर हम जिमलेट का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस टावर का उपयोग निम्न में से दिखाइए। आप अगर यहाँ पर देख पाते तो ये अगर सिंगल होता ये, तो इसे बोल देते आप सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन ये आपको 2 दिखा रहा है, इसलिए ये हो जाएगी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। HV हाई वोल्टेज DC लाइन, ये वो नहीं है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें उसके लिए आप देख पाएंगे यह प्रश्न है
वह सामग्री जो एक आवरण बनाकर नमी को घुमावदार परतों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती और कई मामलों में तेल, अम्ल, क्षार और ऊष्मा की क्रिया के विपरीत कार्य करती है, उसे हम कहते हैं वर्निश। बाइंडिंग में आपने बहुत देखा होगा वर्निश का हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पीएन जंक्शन डायोड में जब पी साइड पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और एन साइड को बैटरी के डीसी सप्लाई के नेगेटिव, बाइसिंग हमेशा डीसी सप्लाई से ही होती है, से जोड़ा जाता है तो डायोड निम्नलिखित में से, वो एक्चुअल में ये बोल रहा है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये मान के चलिए आपका पीएन जंक्शन डायोड, ये हो गया पी, ये हो गया एन। अगर मैं बताऊं, ये आ जाएंगे हम यू और ये हम दे देंगे यहाँ पे वाइसिंग, ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वो एक्चुअल में ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ वो बोल रहा है कि अगर हम देखो, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव पी लेयर को पॉजिटिव से एन लेयर को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड वाइस। वो क्या कहलाता है? फॉरवर्ड वाइस। अगले प्रश्न की ओर, आपको लाइव सर्किट पर विद्युत कार्य कब करना चाहिए? तो आप कहेंगे कि हम जब सुरक्षित महसूस कर पा रहे हों तभी करना चाहिए, केवल क्योंकि जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस पर बिल्कुल काम नहीं, जब अत्यंत आवश्यक हो तभी काम करें, नहीं तो उचित सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि आपकी लाइफ सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है और ये सोसाइटी सुरक्षित है ना, तो आप जरूर रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर का रोटर आमतौर पर बिजली उत्पादन प्रणाली में किस प्रकार प्राइम मूवर से जुड़ा होता है? तो आप ये समझते होंगे, एक अल्टरनेटर का रोटर आमतौर पर बिजली उत्पादन प्रणाली में किस प्रकार के प्राइम मूवर से जुड़ा होता है। आप जानते हैं प्राइम मूवर तो एक्चुअली में सभी हैं, भाप इंजन भी प्राइम मूवर समझ सकते, डीजल इंजन भी, पवन चक्की, ये सभी ही प्राइम मूवर हैं। अगला प्रश्न है उस वायरिंग का नाम जो पोर्सिलीन क्लीट्स में समर्थित इंसुलेटेड केबल का उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं क्लीट वायरिंग, जो एक अस्थायी वायरिंग है। मैंने आपको पहले पढ़ा है, दो क्लीट के बीच 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक आर्क लैंप में तो अगला क्वेश्चन है, एक आर्क लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? तो आपने पढ़ा होगा कार्बन आर्क लैंप। तो आर्क नाम में ही हमें दिखाई दे रहा है कि ये आर्क द्वारा क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित कराता है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक घुमावों के बाइंडिंग में एक दूसरे से विद्युतीय संपर्क होने पर उससे निम्न होगा। अगर भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, वो एक्चुअल में अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो क्या होगा, आप जानते हैं दो कंडक्टर हैं और अगर वो जुड़ गए तो वो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा एक्चुअली में। निम्नलिखित में से एक पैसिव कंपोनेंट कौन सा है? तो आप बताएं। तो आप कहेंगे सर रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है, बाकी एक्टिव कंपोनेंट है। बाकी क्या है? आपका ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ऑसिलेटर, ये सब आपके एक्टिव कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उत्पादन स्टेशन जो बिजली पैदा करने के लिए उच्च स्तर पर बिजली की स्थिर ऊर्जा का उपयोग कराते हैं वह, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये पानी की वाटर की पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। ये होता है हमारा जल विद्युत शक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बाइंडिंग में कुंडल पोल फेज की संख्या 1 है तो निम्नलिखित में से उस बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? तो उस बाइंडिंग को हम जो है वो
हम सन केंद्रित वाइंडिंग कहते हैं। ये शीतलन की इसमें क्या रहती है, जगह रहती है। ये सिंगल फेज मोटर्स में बहुत उपयोग होती है, ये सिंगल फेज मोटर में बहुत उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअल में वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर में शॉर्ट सर्किट तावे के वलयों का उपयोग किया जाता है? मतलब वो कह रहा है कि तावे के जो शेडेड बात करूं उनका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम जो कॉपर रिंग लगी होती है वो हमारी शेडेड पोल मोटर में होती है। मैंने बताया इसकी दक्षता बड़ी कम 5 से 35% होती है। इसका उपयोग हम स्मॉल फैन, हेयर ड्रायर हो गए, टॉय हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, रिकॉर्डर प्लेयर्स हो गए, इलेक्ट्रिक क्लॉक हो गई जैसी उपकरणों में हम इसका यूज देख पाते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है थ्री फेज अल्टरनेटर में स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग होती हैं? तो थ्री फेज है तो आप बोलेंगे कि सर इसमें थ्री फेज है तो इसमें 3 वाइंडिंग होंगी। बिल्कुल 3 वाइंडिंग होंगी थ्री फेज में। अगला क्वेश्चन यानी वोल्ट डेल्टा कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है वितरण लाइनों को न्यूट्रल प्रदान करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जुड़ी हुई होती है। तो अगर हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो वो हमारा डेल्टा, थोड़ा सा रुकिएगा, तो हाँ डेल्टा स्टार में कनेक्टेड होता है क्योंकि इसमें हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है। और अगर डेल्टा हो तो हमें इसमें नेचुरली प्राप्त नहीं होता, आर्टिफिशियल रूप से हमें न्यूट्रल लेना पड़ता है, इसलिए बनाना पड़ता है, तो इसलिए हम स्टार में करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लैंप में किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंप में किस प्रकार की गैस का यूज किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, जो फ्लोरोसेंट लैंप है इसमें आपने सुना होगा, फ्लोरोसेंट लैंप में हम ऑर्गन गैस का यूज करते हैं। ऑर्गन गैस का, ओजोन तो आपको पता है प्रकृति में ओजोन छिद्र बड़ा होता जा रहा है तो दिक्कत हमारे लिए, और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। लगभग नाइट्रोजन तो लगभग 21% प्रकृति में आपको ऑक्सीजन देखने के लिए मिल जाएगी, 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन है डीसी मशीन में मुख्य आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न कराने के लिए निम्नलिखित में से वाइंडिंग उत्तरदायी है? वो कह रहा है आउटपुट वोल्टेज है वो कौन सी वाइंडिंग, तो उसे बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग ही होती है डीसी मशीन में जो कि रोटेटेड होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति निर्भर कराती है। तो आप सभी जानते हैं कि वो आवृत्ति रोटर की, क्योंकि मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं लगभग तीसरी बार ये रिपीट कर रहा हूँ, 120 इंटू F/P, तो ये हमारी जो है ये रोटर की गति पर ही निर्भर कर पाएगी आपकी आउटपुट आवृत्ति, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर अपनी उच्च अंतराल व्यवधान क्षमता के लिए जाना जाता है और अक्सर उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है? उच्च अनुसरण वोल्टेज में उपयोग किया, तो ये जो आता है देखो MCB आपकी लगभग 60 एम्पियर तक यूज की जाती है। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है आपका बहुत यूज किया जाता है। आगे हम चलते हैं, आगे है हमारे देश में कि 70% विद्युत की मांग किस संयंत्र द्वारा हो रही है? लगभग अगर मैं बताऊं तो 67% आपका थर्मल पावर प्लांट से ही भारत में विद्युत का उत्पादन हो रहा है, बहुत उच्च, क्योंकि अभी हमारे पास कोयला बहुत मात्रा में है, इसलिए हम अभी कर रहे हैं। आप सभी ज़रूर बताएं हम और क्या आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर आपकी क्लासें चलती रहेंगी और भी पेपर हम सॉल्यूशन कराते रहेंगे। ज़रूर आप हमारा सपोर्ट करें और बताएं हम क्या आपके लिए बेहतर
कुछ कर सकते हैं। आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे विभिन्न जो भी प्लेटफॉर्म है उनसे आप ज़रूर जुड़ें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।